कानी बहू। कुछ दिनों पहले ही ऋतिक ने संजना नाम की एक लड़की से लव मैरिज की थी। संजना एक आंख से कानी थी, जिस वजह से उसकी सास और ननद दोनों उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे अपशकुनी कहकर हमेशा ताने मारा करती थी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरा नालायक बेटा कानी लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाई को तो जरा भी अकल नहीं है। काने लोगों से तो लोग एक हाथ दूर बचकर निकलते हैं, और भाई इस कानी लड़की को लाकर हमारे सर पर बिठा गया। अब क्या करे बेटा, उसे झेलना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, शाम को ना तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो बहुत बड़े घर के हैं। तू पार्लर जाकर अपना ये हुलिया ठीक कर ले। मैं चाहती हूं एक ही बार में तू लड़के वालों को पसंद आ जाए। बस एक बार उस घर में तेरी शादी हो जाए, फिर तू महारानी की तरह राज करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, देखना मैं पार्लर से परी की तरह तैयार होकर आऊंगी। लड़का मुझे देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसके बाद पिंकी पार्लर से ढेर सारा मेकअप करवाकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ नंदा बाजार से पिंकी के लिए एक बहुत ही महंगी ड्रेस खरीद कर ले आती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। नंदा अपनी बहू संजना को आंखें दिखाते हुए कहती है, सुन बहू, थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाएंगे। मैं चाहती हूं कि तू अपने कमरे में ही रह। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी? मैं भी लड़के वालों से मिलना चाहती हूँ। अरे तू मिलकर क्या करेगी? तू तो एक नंबर की मनहूस है। अगर तू लड़के वालों के सामने गई ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। मैं किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मैंने कह दिया ना, तू अपने कमरे में ही रहेगी। बेचारी संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ नंदा लड़के वालों के लिए मिठाई खरीदने पास की दुकान पर चली जाती है। उधर पिंकी रसोई घर में चाय नाश्ता तैयार करने लगती है। संजना जानती थी कि पिंकी को रसोई का काम ठीक से नहीं आता, इसलिए वो उसकी मदद करने रसोई घर में पहुंच जाती है। पिंकी, तुम्हें ठीक तरह से चाय बनानी नहीं आती ना? लाओ मैं चाय बना देती हूँ। उसके बाद संजना चाय बनाकर कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की वाले वहां आ जाते हैं। नंदा लड़के वालों के सामने अपनी बेटी पिंकी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। अब क्या बताऊं, मेरी बेटी इतनी गुणवान है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। अरे पिंकी बेटी, जल्दी से चाय लेकर तो आओ। पिंकी मुस्कुराते हुए चाय लेकर हॉल में दाखिल होती है, लेकिन तभी अचानक टाइल्स के ऊपर उसकी सैंडल का हिल फिसल जाता है और वो गर्मा गर्म चाय लेकर धड़ाम से गिर पड़ती है। गिरते ही पिंकी के सामने के दो दांत टूट जाते हैं। हाय मर गए, मेरे दांत टूट गए। अरे अरे बेटा, ये क्या हो गया? माँ, इस लड़की के तो दांत टूट गए। जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये तो डरावनी चुड़ैल की तरह दिख रही है। नहीं नहीं माँ, मैं अब इससे शादी नहीं करूंगा। बेटा तूने सही कहा, मैं भी इसे अपनी घर की बहू नहीं बना सकती। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक जाइए, सिर्फ दांत ही तो टूटे हैं, ये तो मैं नए लगवा दूंगी। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है, और वैसे भी जिस लड़की को ठीक तरह से चलना भी नहीं आता, उसे अपने घर की बहू बनाकर मैं अपनी हंसी नहीं करवाना चाहती। चलो हटो। उसके बाद लड़के वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। तभी पिंकी रोते हुए नंदा से कहती है, माँ ये सब भाभी की बनाई हुई चाय की वजह से हुआ है। सच में भाभी बहुत ही मनहूस है। अगर मैं उनकी बनाई हुई चाय लेकर नहीं आती तो मैं जमीन पर नहीं गिरती। अरे मैंने तो उस पनौती को कमरे के अंदर रहने के लिए कहा था, फिर भी वो रसोई घर में गई क्यों? ठहर जा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद नंदा संजना के बाल पकड़कर उसे हॉल में ले आती है। देख मनोज, तेरी वजह से मेरी बेटी के दो दांत टूट गए। मेरी बेटी की शादी टूटने की सिर्फ तू जिम्मेदार है। जब मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने कमरे में रहेगी, तो फिर तू रसोई घर में गई क्यों? मम्मी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो पिंकी की मदद करने गई थी। आप तो जानती हो पिंकी को चाय बनाना नहीं आता। मुझसे जबान लड़ाएगी है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन तभी ऑफिस से ऋतिक घर आ जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है माँ? तुमने संजना के बाल क्यों पकड़ रखे हैं? और ये क्या पिंकी, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? भाभी की वजह से मेरे दांत टूटे। क्यों, संजना ने तुम्हें धक्का दिया क्या? अरे बहू ने जो चाय बनाई थी, उसी चाय को ले जाते वक्त पिंकी गिर पड़ी। सारा दोष इस संजना का है। माँ, ये तुम कैसी बिना सर पैर की बातें कर रही हो? इस पिंकी को जरा भी अकल है कि नहीं? घर में कोई लड़की ऊंची हिल की सैंडल पहनकर घूमती है क्या? ये लापरवाही की वजह से गिरी है, इसमें संजना का कोई कसूर नहीं है। अरे चुप कर जोरू के गुलाम, मुझसे बहस करेगा तू? देख लेना, इसकी वजह से एक दिन हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। चल जा यहां से। ऋतिक नाराज होकर अपनी पत्नी संजना को लेकर कमरे में चला जाता है। इस तरह घर में जो भी गड़बड़ होती, उसका सारा दोष दोनों माँ बेटी संजना पर डाल देती थी।
फिर कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है। नंदा और पिंकी दोनों संजना को पूजा नहीं करने देती। जब ये बात ऋतिक को पता चलती है तो वो लक्ष्मी माँ की एक मूर्ति लाकर संजना के साथ अपने कमरे में ही पूजा करने लगता है। तभी सामने सड़क पर पटाखे फोड़ रहे लड़कों में से एक लड़का गलती से रॉकेट नंदा के घर की ओर छोड़ देता है। रॉकेट हॉल में दाखिल होकर पर्दों के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते पर्दों के साथ साथ हॉल में रखा सोफा भी जलने लगता है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। आज इतने शुभ दिन मेरे घर में आग लग गई। अरे कोई बुझाओ इस आग को। फिर आस पड़ोस के लोगों की मदद से वो लोग आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कानी भाभी जब तक इस घर में रहेगी ना, तब तक हमारा घर इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। भाई तुम इसे इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर भगा दो। अपनी बकवास बंद कर पिंकी। हर बात का दोष तुम दोनों संजना के ऊपर क्यों डाल देती हो? संजना ने तो ये आग नहीं लगाई। तभी मोहल्ले की एक औरत कहती है, अरे ऋतिक बेटा, बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो बातें बिल्कुल सही है। काने लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन तू तो कानी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू देखता जा, कुछ ही समय में तेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और तुम सब सड़क पर आ जाओगे। चंपा चाची, अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैं इन अंधविश्वासी बातों में पड़कर अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालने वाला। और माँ, तुम दोनों ने संजना का जीना हराम कर रखा है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं अलग रहूंगा। तुम इसी वक्त मेरा हिस्सा बांट दो। वैसे भी ये घर दादाजी का बनाया हुआ है, मुझे मेरा हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऋतिक की ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पिंकी धीरे से नंदा के कान में फुसफुसाकर कहती है, अरे माँ, अगर भाई ने हिस्सा ले लिया तो फिर हमारा क्या होगा? घर तो इसी के पैसों से चलता है, इसलिए हमें वक्त की नजाकत को देखते हुए पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए। मैं समझ गई बेटा। उसके बाद नंदा झूठ मूठ रोते हुए संजना को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू। मैंने अंधविश्वासी बातों में पड़कर तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। इस तरह से सब कुछ शांत हो जाता है और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पिंकी और नंदा की चालबाजियों के आगे आखिर उस घर की शांति कब तक टिकी रह सकती है? इस बात का पता तो हमें कुछ समय बाद ही चलेगा।